कहानी की शुरुआत पुलिस अफसर रीटा और उसकी टीम से होती है, जो बच्चों का अपहरण करने वाले एक गैंग पर नजर रखे हुए हैं। रीटा और उसकी टीम आगे बढ़ते हैं और बच्चों से भरी गाड़ी को निकलने से पहले ही रोक लेते हैं। रीटा ड्राइवर को मारती है और उससे उनके सरगना की जगह पूछती है। उसी वक्त सरगना एक सेक्स वर्कर महिला को मजबूर कर रहा था कि वो अपनी बेटी उसे सौंप दे। रीटा छत तक पहुंचती है, जहां सरगना मां और उसकी बेटी को धमका रहा होता है। रीटा उनकी सुरक्षा के लिए अपना हथियार नीचे रख देती है। तभी मां सरगना के हाथ को काट लेती है। सरगना उसे धक्का देता है और वो छत से गिर जाती है। रीटा उसके पैर में गोली मारती है और बच्ची को बचा लेती है, लेकिन अफसोस मां की मौत हो जाती है। रीटा ये सब सह नहीं पाती और सरगना को वहीं मार देती है। खबरों में रीटा को एक बहादुर पुलिस अफसर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन रीटा को साफ दिखता है कि उसे इस बात से कोई खुशी नहीं है। रात को वो एक आदमी को फोन करती है, जिसे सब डॉक्टर कहते हैं, और उससे समुद्र तट पर मिलने की बात तय करती है। वहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कुत्तों को खाना खिला रहा था, और वो उसे पहचान लेता है क्योंकि उसने उसे टीवी पर देखा था। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा बिल्कुल सुध-बुध में नहीं होती। वो कल्पना करती है कि वो खाना उठाकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाल रही है। डॉक्टर वहां पहुंचता है और पता चलता है कि वो एक डीलर है जिससे रीटा नशे की चीजें खरीदती है। अगले दिन काम पर जाते समय रीटा को वायरलेस पर समुद्र तट पर हुई एक हत्या के लिए मदद की कॉल सुनाई देती है। वो तुरंत वहां पहुंचती है और मृत व्यक्ति वही होता है जो कुत्तों को खाना खिलाता था। आदमी मर चुका होता है और कुत्तों का खाना उसके मुंह में ठूंसा हुआ होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा रीटा ने कल्पना की थी। वो अपनी गाड़ी में लौटती है और जो हुआ उसके लिए खुद को दोष देती है। जांच शुरू होती है और पता चलता है कि मृत व्यक्ति की गाड़ी में कुत्तों का उबला हुआ खाना था, लेकिन उसके मुंह में जो खाना था वो कच्चा था। रीटा अपने सीनियर से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसकी काबिलियत की वजह से उसे डिप्टी कमिश्नर के पद पर प्रमोट किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार अनीता रीटा से उसकी पिछली केस में मरी महिला के बारे में सवाल करती है और पूछती है कि उसके बारे में किसी ने बात क्यों नहीं की। रीटा शांत रहने की कोशिश करती है और कहती है कि असली हीरो वही मां थी जिसकी मौत हुई। उसी वक्त पुलिस डॉक्टर तक पहुंच जाती है। सीसीटीवी फुटेज में उसे किसी के साथ बैठे हुए देखा गया था, लेकिन दूसरा आदमी साफ नहीं दिखता। पुलिस उससे उस व्यक्ति की पहचान पूछती है, लेकिन वो चुप रहता है। एक नशा मुक्ति केंद्र में साजिद को दिखाया जाता है, जो पिछली रात सिक्योरिटी को पैसे देकर बाहर निकला था। वो एक खून से सना टी शर्ट धो रहा होता है। उसी समय साजिद का काउंसलर प्रभात उसके सोते वक्त उसका फोन चुरा लेता है। फोन खोलने के बाद वो आखिरी डायल किए गए नंबर पर कॉल करता है और दूसरी तरफ से अनीता फोन उठाती है। प्रभात वापस साजिद के पास बैठता है और उससे अनंत के बारे में पूछता है, जैसे उसका नाम फोन में सेव था। कहानी फिर हत्या वाले दिन पर लौटती है, जब साजिद समुद्र तट पर नशा कर रहा था। वो हथियारे को चाकू साफ करते हुए देखता है और सदमे की बात यह होती है कि वो अनीता थी। उस वक्त कुत्तों को खाना खिलाने वाले आदमी ने देखा कि उसका कुत्ता कच्चा खाना खा रहा है। जब वो उसके पीछे गया तो उसने वहां किसी को देखा। बिना किसी चेतावनी के चाकू निकला और अनीता के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। वो साजिद को पुकारती है, जो सामने आता है और उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो उसे मार दे। अनीता उसका हाथ पकड़ती है, उसकी नसें काट देती है और जब तक वो जिंदा रहता है उसके मुंह में कच्चा खाना ठूंसती रहती है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद वो उसकी वॉलेट चुरा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां प्रभात ये पता लगाने की कोशिश करता है कि अनंत कौन है, लेकिन साजिद उस पर गुस्सा हो जाता है। उसी समय रीटा उस पुलिस स्टेशन जाती है जहां डॉक्टर को हिरासत में रखा गया है। जब रीटा उससे पूछताछ करती है तो वो कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा और उस आदमी का नाम बताने से इनकार करता है, ये कहकर कि वो नशे में था और उसे कुछ याद नहीं। रीटा एक अधिकारी को उसके बयान लिखने का आदेश देती है और उसे छोड़ दिया जाता है। इस तरह वो खुद को किसी मुसीबत से बचा लेती है। अपने ऑफिस में रीटा मृत व्यक्ति का फोन खोलती है और उसमें देखती है। एक तस्वीर उसका ध्यान खींच लेती है। अनीता के घर पर उसे अखबारों की कतरनें देखते हुए दिखाया जाता है, जिनमें हत्या की खबरें होती हैं और साफ दिखता है कि उन सभी हत्याओं को उसी ने अंजाम दिया था, उसी तरीके से जैसे कुत्तों को खाना खिलाने वाले आदमी की हत्या की गई थी। तभी पुलिस स्टेशन से उसे फोन आता है क्योंकि रीटा उससे मिलना चाहती है। अगले दिन अनीता वहां पहुंचती है और रीटा उसे वो तस्वीर दिखाती है जो मृत व्यक्ति ने ली थी और जिसमें अनीता साफ दिख रही होती है। अनीता कहती है कि उसने कभी उसका इंटरव्यू लिया था। रीटा उससे पूछती है कि उसके हिसाब से हत्यारा कौन हो सकता है। अनीता जवाब देती है कि ये तो पुलिस का काम है। जब अनीता बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि रीटा उन सभी हत्याओं की दोबारा जांच करने वाली है जो हाल ही की हत्या से मिलती जुलती है। उसी समय पुलिस अफसर विक्रम, जिसे रीटा पसंद नहीं थी, अफसर कामत से मिलता है, जो हालिया हत्या का जिम्मेदार था, और उससे केस फाइल ले लेता है।
जिसमें सारी तस्वीरें होती हैं। रीटा 2018 की 2 पुरानी हत्याओं की जांच शुरू करती है, जिनका तरीका बिल्कुल वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन मामलों में कातिल पकड़ा जा चुका था और जेल में था। दोनों मृत लोग मशहूर थे और सब उन्हें अच्छा इंसान मानते थे। रात को अनीता नशा मुक्ति केंद्र जाती है और साजिद से मिलती है। उसे देखते ही साजिद डर जाता है और उससे जाने को कहता है, क्योंकि प्रभात को पता चल गया था कि वो एक लड़की से बात करता है जिसका नाम अनंत है। अनीता उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्रभात उसे बेवकूफ बना रहा है। तभी अचानक प्रभात कमरे में घुस आता है। वो उसी नंबर पर कॉल करता है और जान जाता है कि अनंत वही है। अब जो होना था वो साफ था। कहानी 2015 में लौटती है, जब अनीता एक अनाथालय में थी। वहां पता चलता है कि वहां का एक सुपरवाइजर उसका शोषण करता था। वो आदमी थोड़ा अजीब था, लेकिन ऊपर से ठीक लगता था। वो अपने बर्ताव से उसे परेशान करता रहता था। आखिरकार एक दिन अनीता और साजिद ने मिलकर उसे मार दिया, और यही अनीता और साजिद की पहली हत्या थी। उसकी नसें काटने के बाद अनीता उसके मुंह में चॉकलेट ठूस देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले उसके साथ किया करता था। इसके बाद अनीता और साजिद वहां से भाग जाते हैं और कुछ वक्त साथ में अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद साजिद खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है ताकि इल्जाम अनीता से हट जाए। इसी दौरान एक परिवार अनाथालय से अनीता को गोद ले लेता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां साजिद और अनीता प्रभात को मारने के बाद अपनी नाव तक पहुंचते हैं। अनीता के घर पर साजिद अब भी प्रभात की मौत का बोझ महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वो उसे अपने पिता की तरह मानता था। वही उसे सड़कों से बचाकर लाया था और नशे से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। साजिद अनीता से कहता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। अनीता गुस्से में आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्रभात भी उसी तरह था जैसे अनाथालय का सुपरवाइजर था। सब लोग बस उनका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन साजिद मानने को तैयार नहीं होता। गुस्से में आकर वो अनीता का गला दबा देता है, लेकिन आखिरकार उसे होश आ जाता है और वो रुक जाता है। पुलिस नशा मुक्ति केंद्र पहुंचती है और वहां प्रभात की लाश देखती है। रीटा देखती है कि उसकी हत्या भी बिल्कुल उसी तरीके से की गई है जैसे बाकी सारी हत्याएं। लाश के मुंह में एक मोबाइल फोन फंसा हुआ होता है। रीटा अपने साथ काम कर रहे लोगों पर नाराज हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपना काम ठीक से करते हुए नहीं देखती। वो प्रभात के असिस्टेंट से बात करती है, जो बताता है कि प्रभात सड़कों से नशेड़ियों को लाकर उनकी देखभाल करता था, क्योंकि कभी वो खुद भी उनमें से एक था। वही असिस्टेंट रीटा को साजिद के बारे में बताता है, जिसे प्रभात सड़क से लाया था, और उसे पूरा यकीन था कि प्रभात को उसी ने मारा है। जांच के दौरान वहां एक कागज मिलता है जिस पर अनंत नाम और एक फोन नंबर लिखा होता है। फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं और मौके से 2 अलग-अलग उंगलियों के निशान मिलते हैं। अनीता अपने घर पर साजिद को उस आदमी से मिलवाती है जिसने उसे गोद लिया था और जो अब अपाहिज हो चुका था। उन्हें 2017 की वो घटना याद आती है जब वो आदमी जेल से निकलकर अनीता के घर आया था। उस आदमी ने साजिद को देखा, उसे पकड़कर मारा और अनीता के सामने ही बेल्ट से पीटते हुए उसे सड़क पर फेंक दिया था। वर्तमान में अनीता उसे याद दिलाती है कि वो उसके साथ क्या करता था और अब वो उनके सामने कितना बेबस है। अनीता साजिद को बताती है कि वो इतने सालों तक उस आदमी पर नजर रखे हुए थी ताकि साजिद वापस आए और अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला ले सके। इसी दौरान अनीता को उसके ऑफिस से कॉल आता है। वो लोग चाहते थे कि वो हालिया हत्या पर एक लेख लिखे। अनीता वहां से चली जाती है और साजिद को अकेला छोड़ देती है। लैब में फिंगरप्रिंट की जांच होती है और एक निशान साजिद से मैच कर जाता है। कहानी फिर प्रभात की हत्या वाले दिन पर लौटती है। उस वक्त प्रभात उन्हें देख लेता है, लेकिन कुछ नहीं करता और सोने चला जाता है। अनीता साजिद से कहती है कि वो प्रभात से पूछे कि उसने फोन क्यों लिया। वो लगातार साजिद को समझाती रहती है कि प्रभात उन्हें बेनकाब कर देगा। धीरे धीरे वो साजिद के दिमाग से खेलने लगती है और उसे यकीन दिला देती है कि प्रभात उससे झूठ बोल रहा है। फिर भी साजिद उसे मार नहीं पाता, लेकिन अनीता उसके और करीब आकर लगातार उस पर दबाव डालती है जब तक कि वो उसकी नसें काट नहीं देता। इसके बाद अनीता साजिद का फोन उठाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में मीडिया की भीड़ लगी होती है और उनमें अनीता भी होती है। वहां अनीता की मुलाकात एक पुलिस अफसर जतिन से होती है, जो उससे प्रभावित था। वो उसे उसके काम के लिए कुछ अंदरूनी जानकारियां दे देता है। गलती से वो उसे धन्यवाद साजिद कह देती है। वो बात संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जतिन उससे पूछ बैठता है कि वो साजिद को कैसे जानती है। अनीता बताती है कि वो उससे उसके घर पर मिली थी और अगर वो चाहे तो आकर देख सकता है। जतिन, जो उस पर फिदा था, इसे मजाक समझकर बात टाल देता है।
रीटा को अपने सीनियर से आदेश मिलता है कि साजिद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस केस को बंद कर दिया जाए। जब अनीता घर लौटती है तो उसे साजिद घर में नहीं मिलता। वो देखती है कि वो दीवार फांदकर भाग चुका है। रीटा की असिस्टेंट साजिद के बारे में पूछताछ करती है और एक आदमी यकीन के साथ कहता है कि हालिया हत्या का कातिल साजिद ही है। तभी रीटा को एहसास होता है कि पिछली सभी हत्याओं में दाहिना हाथ काटा गया था, लेकिन प्रभात के केस में बायां हाथ काटा गया था। इससे साफ हो जाता है कि इस बार कातिल कोई और है। जतिन से रीटा को पता चलता है कि प्रभात की आखिरी कॉल अनंत नाम के नंबर पर गई थी, जो फोन में एडवर्ड के नाम से सेव था। नंबर को ट्रैक किया जाता है और फोन नदी के पास पड़ा मिलता है। दिखाया जाता है कि आखिरी हत्या के बाद साजिद ने ही उसे वहां फेंका था। रीटा नाव तक पहुंचती है और वहां सिरिंज देखती है। उसे समझ आ जाता है कि यही साजिद का नशा करने का अड्डा था। इसी दौरान विक्रम का असिस्टेंट साजिद तक पहुंच जाता है। साजिद सड़कों पर भटकता रहता है, बेहोशी सी हालत में। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। दूसरी तरफ अनीता उसे हर जगह ढूंढ रही होती है। वो चाहती है कि कोई और उससे पहले उस तक न पहुंच जाए। उसी वक्त साजिद पैदल पुल पर खड़ा होता है, सामने से आती ट्रेन को देख रहा होता है और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है। विक्रम का असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है और विक्रम को सब बता देता है। जतिन भी पुल पर पहुंचता है और वहां एक बेघर आदमी से मिलता है, जो बताता है कि उसने अभी अभी एक इंसान को खुदकुशी से बचाया है। जब अनीता सारी उम्मीद खो देती है तो वो जतिन को फोन करती है और उससे मिलने को कहती है। उसी समय रीटा अस्पताल पहुंच जाती है, जहां साजिद को भर्ती कराया गया था। रीटा घर लौटती है और उसे अपनी मां का बर्ताव याद आता है, जो उसके साथ बेहद सख्त थी और हमेशा कहती थी कि वो अपने पिता की तरह नाकाम है। कुछ समय बाद खबरें फैल जाती हैं कि साजिद ही वो सीरियल किलर है जो सारी हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। उसी वक्त अनीता जतिन के घर पर होती है। जतिन उसे बताता है कि साजिद अकेला कातिल नहीं था, उसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम अनंत है। अनीता अपने ऑफिस लौटती है और वहां उसे पता चलता है कि शांडू नाम का एक आदमी साजिद पर इल्जाम लगा रहा है कि वो एक गैंग का हिस्सा था और अनीता ही उसे इन सभी हत्याओं के लिए उकसाती थी। अनीता को याद आता है कि किशोर सुधार गृह से निकलने के बाद साजिद कुछ समय तक शांडू के साथ ही रहा था, लेकिन जिस तरह अनीता के गोद लिए पिता ने उसे पीटा था, उसके बाद वो टूट गया और नशा मुक्ति केंद्र चला गया। आखिरकार रीटा समझ जाती है कि उसका सीनियर उसकी कदर नहीं करता और उसने पूरा केस विक्रम को सौंप दिया है, जबकि रीटा को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी नसें काटने के बाद अनीता उसके मुंह में चॉकलेट ठूस देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले उसके साथ किया करता था। इसके बाद अनीता और साजिद वहां से भाग जाते हैं और कुछ वक्त साथ में अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद साजिद खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है ताकि इल्जाम अनीता से हट जाए। इसी दौरान एक परिवार अनाथालय से अनीता को गोद ले लेता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां साजिद और अनीता प्रभात को मारने के बाद अपनी नाव तक पहुंचते हैं। अनीता के घर पर साजिद अब भी प्रभात की मौत का बोझ महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वो उसे अपने पिता की तरह मानता था। वही उसे सड़कों से बचाकर लाया था और नशे से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। साजिद अनीता से कहता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। अनीता गुस्से में आ जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्रभात भी उसी तरह था जैसे अनाथालय का सुपरवाइजर था। सब लोग बस उनका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन साजिद मानने को तैयार नहीं होता। गुस्से में आकर वो अनीता का गला दबा देता है, लेकिन आखिरकार उसे होश आ जाता है और वो रुक जाता है। पुलिस नशा मुक्ति केंद्र पहुंचती है और वहां प्रभात की लाश देखती है। रीटा देखती है कि उसकी हत्या भी बिल्कुल उसी तरीके से की गई है जैसे बाकी सारी हत्याएं। लाश के मुंह में एक मोबाइल फोन फंसा हुआ होता है। रीटा अपने साथ काम कर रहे लोगों पर नाराज हो जाती है, क्योंकि उन्हें अपना काम ठीक से करते हुए नहीं देखती। वो प्रभात के असिस्टेंट से बात करती है, जो बताता है कि प्रभात सड़कों से नशेड़ियों को लाकर उनकी देखभाल करता था, क्योंकि कभी वो खुद भी उनमें से एक था। वही असिस्टेंट रीटा को साजिद के बारे में बताता है, जिसे प्रभात सड़क से लाया था, और उसे पूरा यकीन था कि प्रभात को उसी ने मारा है। जांच के दौरान वहां एक कागज मिलता है जिस पर अनंत नाम और एक फोन नंबर लिखा होता है। फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं और मौके से 2 अलग-अलग उंगलियों के निशान मिलते हैं। अनीता अपने घर पर साजिद को उस आदमी से मिलवाती है जिसने उसे गोद लिया था और जो अब अपाहिज हो चुका था। उन्हें 2017 की वो घटना याद आती है जब वो आदमी जेल से निकलकर अनीता के घर आया था। उस आदमी ने साजिद को देखा, उसे पकड़कर मारा
और अनीता के सामने ही बेल्ट से पीटते हुए उसे सड़क पर फेंक दिया था। वर्तमान में अनीता उसे याद दिलाती है कि वो उसके साथ क्या करता था और अब वो उनके सामने कितना बेबस है। अनीता साजिद को बताती है कि वो इतने सालों तक उस आदमी पर नजर रखे हुए थी ताकि साजिद वापस आए और अपने साथ हुए हर जुल्म का बदला ले सके। इसी दौरान अनीता को उसके ऑफिस से कॉल आता है। वो लोग चाहते थे कि वो हालिया हत्या पर एक लेख लिखे। अनीता वहां से चली जाती है और साजिद को अकेला छोड़ देती है। लैब में फिंगरप्रिंट की जांच होती है और एक निशान साजिद से मैच कर जाता है। कहानी फिर प्रभात की हत्या वाले दिन पर लौटती है। उस वक्त प्रभात उन्हें देख लेता है लेकिन कुछ नहीं करता और सोने चला जाता है। अनीता साजिद से कहती है कि वो प्रभात से पूछे कि उसने फोन क्यों लिया। वो लगातार साजिद को समझाती रहती है कि प्रभात उन्हें बेनकाब कर देगा। धीरे धीरे वो साजिद के दिमाग से खेलने लगती है और उसे यकीन दिला देती है कि प्रभात उससे झूठ बोल रहा है। फिर भी साजिद उसे मार नहीं पाता, लेकिन अनीता उसके और करीब आकर लगातार उस पर दबाव डालती है जब तक कि वो उसकी नसें काट नहीं देता। इसके बाद अनीता साजिद का फोन उठाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। नशा मुक्ति केंद्र में मीडिया की भीड़ लगी होती है और उनमें अनीता भी होती है। वहां अनीता की मुलाकात एक पुलिस अफसर जतिन से होती है जो उससे प्रभावित था। वो उसे उसके काम के लिए कुछ अंदरूनी जानकारियां दे देता है। गलती से वो उसे धन्यवाद साजिद कह देती है। वो बात संभालने की कोशिश करती है लेकिन जतिन उससे पूछ बैठता है कि वो साजिद को कैसे जानती है। अनीता बताती है कि वो उससे उसके घर पर मिली थी और अगर वो चाहे तो आकर देख सकता है। जतिन जो उस पर फिदा था इसे मजाक समझकर बात टाल देता है। रीटा को अपने सीनियर से आदेश मिलता है कि साजिद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस केस को बंद कर दिया जाए। जब अनीता घर लौटती है तो उसे साजिद घर में नहीं मिलता। वो देखती है कि वो दीवार फांदकर भाग चुका है। रीटा की असिस्टेंट साजिद के बारे में पूछताछ करती है और एक आदमी यकीन के साथ कहता है कि हालिया हत्या का कातिल साजिद ही है। तभी रीटा को एहसास होता है कि पिछली सभी हत्याओं में दाहिना हाथ काटा गया था लेकिन प्रभात के केस में बायां हाथ काटा गया था। इससे साफ हो जाता है कि इस बार कातिल कोई और है। जतिन से रीटा को पता चलता है कि प्रभात की आखिरी कॉल अनंत नाम के नंबर पर गई थी जो फोन में एडवर्ड के नाम से सेव था। नंबर को ट्रैक किया जाता है और फोन नदी के पास पड़ा मिलता है। दिखाया जाता है कि आखिरी हत्या के बाद साजिद ने ही उसे वहां फेंका था। रीटा नाव तक पहुंचती है और वहां सिरिंज देखती है। उसे समझ आ जाता है कि यही साजिद का नशा करने का अड्डा था। इसी दौरान विक्रम का असिस्टेंट साजिद तक पहुंच जाता है। साजिद सड़कों पर भटकता रहता है, बेहोशी सी हालत में। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। दूसरी तरफ अनीता उसे हर जगह ढूंढ रही होती है। वो चाहती है कि कोई और उससे पहले उस तक न पहुंच जाए। उसी वक्त साजिद पैदल पुल पर खड़ा होता है, सामने से आती ट्रेन को देख रहा होता है और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है। विक्रम का असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करता है और विक्रम को सब बता देता है। जतिन भी पुल पर पहुंचता है और वहां एक बेघर आदमी से मिलता है जो बताता है कि उसने अभी अभी एक इंसान को खुदकुशी से बचाया है। जब अनीता सारी उम्मीद खो देती है तो वो जतिन को फोन करती है और उससे मिलने को कहती है। उसी समय रीटा अस्पताल पहुंच जाती है जहां साजिद को भर्ती कराया गया था। रीटा घर लौटती है और उसे अपनी मां का बर्ताव याद आता है जो उसके साथ बेहद सख्त थी और हमेशा कहती थी कि वो अपने पिता की तरह नाकाम है। कुछ समय बाद खबरें फैल जाती हैं कि साजिद ही वो सीरियल किलर है जो सारी हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। उसी वक्त अनीता जतिन के घर पर होती है। जतिन उसे बताता है कि साजिद अकेला कातिल नहीं था, उसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम अनंत है। अनीता अपने ऑफिस लौटती है और वहां उसे पता चलता है कि शांडू नाम का एक आदमी साजिद पर इल्जाम लगा रहा है कि वो एक गैंग का हिस्सा था और अनीता ही उसे इन सभी हत्याओं के लिए उकसाती थी। अनीता को याद आता है कि किशोर सुधार गृह से निकलने के बाद साजिद कुछ समय तक शांडू के साथ ही रहा था, लेकिन जिस तरह अनीता के गोद लिए पिता ने उसे पीटा था उसके बाद वो टूट गया और नशा मुक्ति केंद्र चला गया। आखिरकार रीटा समझ जाती है कि उसका सीनियर उसकी कदर नहीं करता और उसने पूरा केस विक्रम को सौंप दिया है, जबकि रीटा को सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रीटा उससे पूछती है कि क्यों, लेकिन साजिद जवाब देने से मना कर देता है और यही बात रीटा को परेशान कर देती है। रीटा जतिन के पास जाती है और उससे एक एहसान मांगती है जो उसने उसके साथ किया था उसके बदले। जतिन अनीता को फोन करता है और उसे एक एक्सक्लूसिव खबर देता है कि रीटा का साजिद से झगड़ा हुआ और उसने उसे गोली मार दी और अब साजिद अस्पताल में है। अनीता तुरंत हरकत में आ जाती है। उधर रीटा उस घर पहुंचती है जहां अनीता पली बढ़ी थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि अनीता को पालने वाला पिता उसी तरीके से मारा जा चुका है।
सीसीटीवी फुटेज में अनिता देखती है कि रीटा उसके घर में दाखिल हुई थी। रीटा घर में तलाशी लेती रहती है और हर पल उसे और ज्यादा सबूत मिलते जाते हैं कि असली कातिल अनिता ही है। उसी समय अस्पताल के बाथरूम में अनिता दाखिल होती है। जब पुलिस उसे पकड़ने आती है तो वो एक डॉक्टर को मारकर उसके कपड़े चुरा लेती है और भागने की कोशिश करती है। रीटा अपने बॉस को फोन करती है और उसे बताती है कि अनिता ही कातिल है और उसके पास सबूत भी है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि उसे ड्यूटी से हटा दिया गया है, उस पर जांच बैठेगी और केस विक्रम को सौंप दिया जाएगा। उधर अनिता भाग निकलती है। भागते वक्त वो रीटा की असिस्टेंट पर हमला करती है, उसका फोन चुराती है और उसे तोड़कर फेंक देती है। कुछ समय बाद रीटा को एक और सदमा लगता है, उसकी असिस्टेंट की हत्या हो चुकी थी। रीटा साजिद के पास जाती है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालती है, उसे बुरी तरह पीटती है। वापस अपने ऑफिस में रीटा को अपनी असिस्टेंट याद आती है, कैसे वो उस पर काम का दबाव डालती थी, लेकिन फिर भी उसकी बात सुनती थी और उससे प्यार करती थी। इन यादों के साथ रीटा टूट जाती है। तभी उसे एक अनाथालय से संदेश मिलता है। मैनेजर उसे बच्चों के लिए भेजे गए तोहफों के लिए धन्यवाद कहती है। रीटा फोन करके पूछती है कि ये सब क्या है। तभी उसे झटका लगता है। फोन पर अनिता होती है। अनिता उसे 1 घंटे का वक्त देती है। अगर उस वक्त में साजिद को नहीं लाया तो वो अनाथालय में मौजूद सब लोगों को मार देगी। एक बेवकूफ़ी भरी कोशिश में अनाथालय की मैनेजर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अनिता उसे पकड़ लेती है और बच्चों के सामने ही मार देती है। रीटा अपने बॉस को फोन करती है और मदद मांगती है। वो मान जाता है। रीटा साजिद को लेकर जतिन के साथ निकलती है। गाड़ी में वो साजिद से कहती है कि अनिता से बात करे और उससे सरेंडर करने को कहे, लेकिन अनिता सुनने को तैयार नहीं होती। वे लोग अनाथालय पहुंचते हैं। अनिता साजिद से कहती है कि पहले वो उसे आजाद करे। इसके बाद वो साजिद से कहती है कि रीटा को बांझ दे। साजिद वही करता है जो वो कहती है। वो बस चाहता था कि अनिता शांत हो जाए, वहां से चली जाए और दोनों साथ भाग निकले, बिना किसी और मुसीबत में फंसे। लेकिन अनिता जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करने पर अड़ी रहती है। वो रीटा को मारना चाहती थी। रीटा अनिता को उकसाने लगती है, उसे उसकी माँ और उसके अतीत की याद दिलाती है। अनिता अपना नियंत्रण खो देती है और रीटा को मारने ही वाली होती है। फिर वो साजिद से कहती है कि वही रीटा को मारे। उसी वक्त अनाथालय में मौजूद बच्चों की माएं पहुंच जाती हैं, वही माएं जो रीटा की पहली केस में बच्चों के अपहरण से जुड़ी थीं। रीटा साजिद से मदद मांगती है। साजिद उसे खोल देता है। जब अनिता ये देखती है तो वो पूरी तरह पागल हो जाती है और रीटा पर हमला कर देती है। अनिता पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करती है। साजिद उसे पकड़ता है और शांत करने की कोशिश करता है। अनिता उसे समझाने लगती है कि ये सब लोग उसके साथ खेल रहे हैं, लेकिन साजिद अब समझ चुका होता है कि असल में वो ही उसके साथ खेल रही थी। साजिद अपनी ही चाकू से खुद को घोंप लेता है और उसकी मौत हो जाती है। गुस्से में अनिता गैस चालू कर देती है। वो जगह को उड़ाना चाहती थी। रीटा को अपनी माँ की याद आती है, जब उसने भी यही किया था। इतिहास खुद को दोहराता है। अनिता खुद को उड़ा लेती है और रीटा धमाके में उछलकर दूर जा गिरती है, ठीक वैसा ही जैसा उसकी माँ के साथ हुआ था। उसकी माँ ने खुद को उड़ा लिया था और रीटा बच गई थी। लेकिन इस बार रीटा हार नहीं मानती। वो आग के बीच से भागती है और अनिता को बचाने की कोशिश करती है। वो अनिता को बचा लेती है। पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचती हैं और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। रीटा अपनी असिस्टेंट की अंतिम यात्रा में जाती है। 1 महीने बाद रीटा अपने पुराने घर लौटती है और वहां से जुड़ी सारी यादों को याद करती है और कहानी यहीं खत्म होती है।